हेलो क्लास 12th, वेलकम टू जैनेत गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड हम कर रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर। दिस इज आवर लेक्चर नंबर 3 एंड आज की क्लास में बेटा हमें स्टार्ट करना है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, जब लिक्विड लिक्विड पे ही किस तरीके से वेपर प्रेशर को अप्लाई करता है उसके बारे में हम जानेंगे एंड इसको हम राउल्ट्स लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसी में हम जैसे बोलते हैं राउल्ट्स लॉ पढ़ना है तो यही अगर आप पढ़ोगे दैट इज द राउल्ट्स लॉ। और यहाँ पे आपको हेनरी का भी कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलेगा। सो आई होप कि आप सबको मेरी वॉइस आ रही होगी। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास और फटाफट से हेडिंग डालेंगे हम। ठीक है, क्या है आज की हेडिंग? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन। ठीक, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? राउल्स लॉ बोलते हैं। राउल्स लॉ। अब इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं इसके बारे में जरा हम बात कर लें। ठीक है, देखो सबसे पहले तो वेपर प्रेशर के बारे में बात की गई है, तो आखिरकार ये वेपर प्रेशर होता क्या है, हमको कैसे पता चलेगा भाई वेपर प्रेशर क्या है? लिक्विड लिक्विड, जब लिक्विड के पार्टिकल्स लिक्विड पे ही प्रेशर अप्लाई करते हैं, अपने ही लिक्विड पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर बोलते हैं। मतलब समझ में तो नहीं आ रहा है ना? मतलब समझ में तो नहीं आ रहा है। कैसे मैम, कैसे बता रहे हैं आप? तो देखो यहाँ पे हमने एक ले लिया है बीकर, एक चैम्बर बना दिया हमने। अब इस चैम्बर के अंदर क्या है? हमने एक लिक्विड रख दिया। ठीक है, तो लिक्विड है इसमें बहुत सारा हमने। आप पानी ले लो। ठीक है, हमने पानी ले लिया। ठीक, अब पानी है इसमें, सिर्फ और सिर्फ पानी है, तो सरफेस पे किसके मॉलिक्यूल्स रहेंगे? सरफेस पे रहेंगे सिर्फ और सिर्फ वाटर के ही मॉलिक्यूल्स। ठीक, अब वाटर क्या होता है? रूम टेम्परेचर पे भी ना इवापोरेट होता रहता है, जिसको हम इवापोरेशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, अभी पूरा एक क्लोज्ड चेम्बर है, तो इसमें क्या होगा? यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स बनेंगे। ठीक है, कुछ हमें गैशियस नजर आएंगे जो कि इवापोरेशन की वजह से हुआ है एट रूम टेम्परेचर। हमने अभी कोई एक्सटर्नल टेम्परेचर इसको प्रोवाइड नहीं किया है। यहाँ पे क्या है? वेपर बन गए इस वाटर के। अब क्या होगा भाई? अब क्या होगा? यही जो वेपर है, ये देखो, ये जो वेपर है ये क्या होगा? ये अपने ही लिक्विड पे आएगा और इसको पुश करेगा। ठीक है, फिर ये आएगा अपने लिक्विड पे, इसको पुश करेगा, तो यहां से एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, सो द प्रेशर क्रिएटेड बाय द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड ही क्या करते हैं? प्रेशर क्रिएट करते हैं बाय इट्स ओन लिक्विड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम? देखो यही पार्टिकल्स हैं जो इस पे जाएंगे और वेपर ये प्रेशर क्रिएट करेंगे। ये जो वेपर है ये इधर आएगा और इस पे जाके टकरा के क्या करेगा? प्रेशर क्रिएट करेगा। ये इस पे गया, इस पे टकराया और इसने प्रेशर को क्रिएट कर दिया। ठीक है, सो व्हाट इज वेपर प्रेशर? यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है? क्या होता है वेपर प्रेशर? द प्रेशर क्रिएटेड बाय, वेपर प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर क्रिएटेड बाय द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड बाय ऑन इट्स ओन लिक्विड। ठीक है, बाय इट्स ओन लिक्विड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे पता ही क्या होता है? ये एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहां पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इक्विलिब्रियम कैसे? हमने क्लोज चेम्बर लिया है। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर वाटर की टेंडेंसी होती है कि वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए, पर क्या सारा का सारा पानी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा? ऐसा नहीं है, सारा का सारा पानी वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा।
कुछ जो सरफेस पे वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया? अब उसके बाद क्या होगा, इनके बीच में बन गया इक्विलिब्रियम। कैसे कि जैसे ही ये जो वेपर प्रेशर है ये लिक्विड के साथ टकराएगा और ये पानी में कन्वर्ट होना चाहेगा, इतने में ही कुछ जो वाटर के पार्टिकल्स है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और ये जो वेपर है जो अपने ही लिक्विड पे प्रेशर लगा रहा है, दिस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ठीक है, और यही हमारा टॉपिक था कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। समझ में आया? क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? ठीक, तो यहाँ पे किस किस के बीच में इक्विलिब्रियम बन रहा है बताइए? यहाँ पे किस किस के बीच में इक्विलिब्रियम बन रहा है? तो यहाँ पे बन रहा है वाटर जो कि लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, वो इक्विलिब्रियम बना रहा है वाटर के साथ जो कि वेपर फॉर्म में है और इनके बीच में बन रहा है इक्विलिब्रियम। समझ में आया? ठीक है, अब यहाँ पे भी पता ही क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होता है कि हम ये जो लिक्विड है हमारे पास, ठीक है, उसमें हम किस टाइप के सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, या फिर किस टाइप का सब्सटेंस है हमारे पास, लिक्विड किस टाइप का है, इसके बारे में भी हमें बात करनी पड़ेगी। कुछ कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो वॉलेटाइल नेचर के होते हैं। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी वॉलेटाइल नहीं होते, यानी कि जिनको हम नॉन वॉलेटाइल कहते हैं। तो इन सब के बारे में जरा हम बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे किसके बारे में? वॉलेटाइल लिक्विड। ठीक है, कि सब्सटेंस के अंदर हमने क्या ऐड कर दिया है? तो सब्सटेंस के अंदर हमने वॉलेटाइल लिक्विड को ऐड कर दिया है। वॉलेटाइल लिक्विड इन अ सब्सटेंस, volatile liquid in a substance। वॉलेटाइल का मतलब पता है ना आपको क्या होता है? वॉलेटाइल का मतलब जो इजीली इवापोरेट हो जाए। ठीक है, उसको हम वॉलेटाइल कहते हैं। चलिए, तो हम फटाफट से अब 3 चेंबर बनाएंगे। ठीक, 2 और ये बन गया हमारा तीसरा, तीनों बराबर है ना? फर्स्ट चैम्बर में हमारे पास कोई एक, हम ऐसा बोल सकते हैं कि सॉल्यूट ले लो, कोई एक प्योर सॉल्यूट ले लो, है ना? मतलब सॉल्यूट के अलावा हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक, हमने यहाँ पे क्या ले लिया? सॉल्यूट ले लिया। दूसरे में हम क्या करते हैं? दूसरे में हमने ले लिया सॉल्वेंट। एक में हमने ले लिया है सॉल्यूट और एक में हमने ले लिया सॉल्वेंट। अब जिसमें हमने सॉल्यूट लिया, देखो इसमें कुछ ऐड है क्या? नहीं ऐड है, सिर्फ और सिर्फ जो भी सब्सटेंस है, ठीक है, वो किसके होंगे? यहाँ पे जो भी कंपोनेंट होंगे वो किसके होंगे? सॉल्यूट के होंगे। तो ऊपर यानी कि सरफेस पे जो हमें पार्टिकल नजर आएंगे वो किसके पार्टिकल्स होंगे? वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे। तो यहाँ पे हमें सारे के सारे जो पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं वो किसके हैं? सॉल्यूट के। अब क्योंकि हमने वॉलेटाइल सॉल्यूट लिया है तो इसके वेपर्स हमको नजर आएंगे। यस, इसके वेपर्स मुझे यहाँ पे नजर आएंगे। ये देखो, इस तरीके से इसके वेपर्स मुझे यहाँ पे नजर आएंगे और ये कैसे वेपर्स होंगे? एकदम प्योर वेपर्स होंगे। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट, कोई मिलावट नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। सो दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट। ठीक, यहाँ पे क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, ये वेपर प्रेशर, हाँ पूरा नहीं लिखा, वेपर, अच्छा देखो समझ जाना ना, यहाँ पे लिख दिया है यू और ई। ठीक है, समझ में आ गया? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट। और ये हमें क्या मिल रहा है? यहाँ पे हमारे पास क्या है? प्योर सॉल्यूट और कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूट। ये हमारा प्योर सॉल्यूट है। ठीक, ऐसे ही हमने यहाँ पे सॉल्वेंट लिया तो यहाँ पे जो हमें वेपर मिलेगा वो किसका मिलेगा? वेपर ऑफ प्योर सॉल्वेंट मिलेगा। ठीक है, वेपर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यहाँ पे हमें जो पार्टिकल्स मिलेंगे वो सारे के सारे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होंगे और यहाँ पे जो हमें वेपर मिलेगा
ठीक है, यहाँ पे जो हमें वेपर मिलेगा वो भी किसका मिलेगा, वेपर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इसको भी करेक्ट करके लिखिए दे फिर अब हम, वेपर ऑफ प्योर सॉल्यूट, वेपर ऑफ प्योर सॉल्यूट। क्या इसमें कोई दिक्कत है, हमने एक चैम्बर लिया, उसमें हमने लिक्विड रखा, कोई मिक्स नहीं था, ठीक है, क्लोज चैम्बर था, तो सरफेस पे जो भी पार्टिकल्स होंगे, क्योंकि ये वॉलेटाइल हमारे पास सॉल्यूट है, तो हमें उसी के पार्टिकल्स वेपर में नजर आएंगे, ठीक है, वेपर फॉर्म में नजर आएंगे। फिर हमने एक सॉल्वेंट लिया एक चैम्बर में, ठीक है, वो भी वॉलेटाइल नेचर का ही था, तो इसके कुछ पार्टिकल्स हमको नजर आएंगे वेपर की फॉर्म में, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वेपर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इतनी चीजें क्लियर है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन दोनों लिक्विड्स को मिक्स कर दे रहे हैं, ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, अब हम इन दोनों लिक्विड्स को मिक्स कर दे रहे हैं, हमने सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन दोनों लिक्विड्स को क्या कर दिया है, मिक्स कर दिया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब देखो सरफेस पे इनकी लड़ाई हो जाएगी, ठीक है, सरफेस पे क्या हो जाएगा, इनकी लड़ाई हो जाएगी कि मुझे भी सरफेस पे आना है। सॉल्यूट बोलेगा कि भाई मैं तो जब अपने चेंबर में था तो मैं तो सरफेस पे था, सॉल्वेंट बोलेगा भाई मैं भी अपने चेंबर में जब था तो मैं भी सरफेस पे था, तो मेरे को तो आदत है सरफेस पे रहने की, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, लड़ाई हो जाएगी। अब ये है कि दोनों के दोनों सरफेस पे आना चाहेंगे, तो अब जो क्वांटिटी है, जैसे ये अकेले अकेले रह रहे थे, है ना, तो इनकी क्वांटिटी क्या थी, सरफेस पे बहुत ज्यादा थी। अभी क्या हो गए, हमने सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों को मिक्स कर दिया, तो इनकी क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी सरफेस पे रहने की। कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे सॉल्यूट के रहेंगे एंड कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे किसके रहेंगे, सॉल्वेंट के रहेंगे, ठीक है, कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे सॉल्यूट के रहेंगे, कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे सॉल्वेंट के रहेंगे, और जो वेपर बनेगा वो भी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों का बनेगा, ठीक है। यहाँ पे जो हमें वेपर्स नजर आएंगे ना, ठीक है, यहाँ पे जो हमें वेपर्स नजर आएंगे वो किसके किसके रहेंगे, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों के रहेंगे, क्लियर है। यहाँ पे हमने ये वेपर्स बना दिए जो कि सॉल्यूट के भी हैं एंड सॉल्वेंट के भी। अब क्या हो गया यहाँ पे, अब देखो क्या हो रहा है, पहले ये अकेले चैम्बर में बिल्कुल राजा था, है ना, बिल्कुल राजा था, इसको कोई चिंता वाली बात ही नहीं थी, लेकिन अब जो चैम्बर बन गया, ठीक है, दोनों को हमने मिक्स कर दिया, सरफेस पे इनकी जो क्वांटिटी है वो हो गई कम। अब हमने तो इवापोरेशन में ये पढ़ा था कि इवापोरेशन इज द सरफेस फिनोमिना, जितने पार्टिकल सरफेस पे रहेंगे उतना ही वो इवापोरेट हो सकता है, उससे ज्यादा इवापोरेशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक। फिर अब यहाँ पे क्या होगा, सोचो जरा यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि सरफेस पे पार्टिकल कम है ना, सरफेस पे दोनों लिक्विड के पार्टिकल्स कम है एज कंपेयर टू देयर इंडिविजुअल, तो इनके जो वेपर होंगे वो भी कम बनेंगे, ठीक है, इनके जो वेपर होंगे वो भी कैसे बनेंगे, कम बनेंगे। अब क्योंकि इन दोनों को मिक्स कर दिया है तो ये प्योर कैटेगरी में आ गए क्या, क्या अभी भी ये प्योर है, तो अब हम इनको प्योर नहीं बोल सकते, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी, यानी कि ये कंपोनेंट है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का, तो एक को ए मान लो एक को बी मान लो, मान सकते हैं कि नहीं मान सकते, देखो ये हम मान सकते हैं कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन ए प्लस सोल्यूशन बी, जो भी हमारे पास दो कंपोनेंट था, ठीक है, या फिर क्या लिख दिया, सोल्यूशन ऑफ, सोल्यूशन बन गया ना यहाँ पे हमारे पास, कंपोनेंट ए एंड बी, इन दोनों को मिला के हमने क्या बना दिया, सोल्यूशन बना दिया। अब यहाँ पे जो हमें वेपर मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, वेपर ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी, तो वेपर भी हमको कैसा मिलेगा, प्योर नहीं बोलेंगे अब इस केस में हम, वेपर ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी, यहाँ पे हमें ए और बी दोनों के कंपोनेंट नजर आएंगे, तो हमें यहाँ से क्या चीज समझ में आई, देखो क्या चीज समझ में आई, अभी अगर हम इनकी इंडिविजुअलिटी के बारे में बात करें तो ये बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा अपने लिक्विड पे, इसकी इंडिविजुअलिटी के बारे में बात करें तो ये भी अपने प्रेशर, ये भी बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा अपने लिक्विड पे, बट अगर हम इनकी बात करें तो एज कंपेयर टू देयर इंडिविजुअल प्रेशर, क्योंकि हमने इसको मिक्स कर दिया है, तो इनका जो प्रेशर होगा वो कैसा हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। सो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट,
ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इन सॉल्यूट इज ऑलवेज हायर देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इससे हम ये पॉइंट समझे हैं एंड दिस थिंग यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक। चलिए, तो फटाफट से हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे फटाफट से बताइए भाई, क्या लिखेंगे हम? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट एंड solvent. Vapor pressure of pure solute and solvent is always higher than the vapor pressure of ठीक है, is always higher than the vapor pressure of solution of solute and solvent, solution of solute and solvent। क्लियर है, समझ में आ गया है ना? तो इंडिविजुअल जो रहेगा लिक्विड वो ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा। ठीक है, अब इनका रिप्रेजेंटेशन जरा हम देख ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो वो रिप्रेजेंटेशन क्या है, देखो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बारे में अगर हम बात करें तो सॉल्यूट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, और क्योंकि ये प्योर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्योर है, तो इसका पता है रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? यस, प्योर है तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? P नॉट A। प्योर को इससे रिप्रेजेंट करेंगे तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट, इसका मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट। सॉल्वेंट के बारे में बात करें तो P नॉट B, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और जब हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है, जब हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया तब क्या P नॉट A एंड P नॉट B आएगा? नहीं आएगा। तब PA और PB बन जाएगा, नॉट यहाँ से गायब हो जाएगा। नॉट यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास प्योर चीज प्रेजेंट है। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे नॉट नहीं आएगा। ओके, तो ये इसका क्या हो जाएगा बेटा? रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा कैसे हो गया कि जो इंडिविजुअल था उसका वेपर प्रेशर ज्यादा था, जो हमने सॉल्यूशन बना दिया उसका वेपर प्रेशर कम है। तो इसके पीछे का एक रीजन भी तो होना चाहिए, है ना? तो अब वो रीजन क्या है उसके बारे में जरा हम बात कर लेते हैं। ठीक, देखो क्या रीजन है। यहाँ पे क्या हुआ, सरफेस पे जो पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सरफेस पे क्या हो गए? डिक्रीज हो गए। एंड वेपर प्रेशर जो है, इवापोरेशन जो है, वो सरफेस फिनोमेना है। ठीक है, अब क्योंकि सरफेस पे पार्टिकल कम होंगे तो इवापोरेट कम होंगे, इवापोरेट कम होंगे तो वो वेपर कम बनाएंगे, और वेपर कम बनाएंगे तो वो प्रेशर भी कम ही लगाएंगे। समझ में आया? ठीक है, ओके। तो इसको भी हमको देखो लिखना पड़ेगा, है ना? जितनी चीजें हम यहाँ पे बोल रहे हैं ना वो सारी चीजें हमें यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। तो फटाफट से इसको भी हम नोट डाउन करेंगे। अच्छा, ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, इसको तो बिल्कुल अच्छे से नोट्स बना के हाईलाइट करके इसको लिख लेना। ठीक है, अब रीजन लिखते हैं हम। अब रीजन के बारे में जानते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो गया। सो ठीक है, इसका रीजन क्या है? सो ड्यू टू, किसकी वजह से? ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स of solute and solvent on the surface। इसके जो पार्टिकल्स है सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के सरफेस पे वो क्या है? कम है। ठीक है, सो ड्यू टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ऑन द सरफेस, द vapor formation
तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, द वेपर फॉर्मेशन विल बी डिक्रीज। जब सरफेस पे पार्टिकल्स ही नहीं रहेंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एंड then decrease in vapor pressure, and then decrease in vapor pressure, ठीक है, as compared to their original one, ठीक है। समझ में आ गया, मतलब मेरे ख्याल से इतना लिखवाने के बाद आपको समझ में आ गया होगा। क्या इतनी चीजें क्लियर है? फटाफट से बता दो भाई, क्या इतनी चीजें क्लियर है? रीजन समझ में आ गया? ओके, सो स्टार्टिंग में ना हमने एक चीज लिखी थी, क्या लिखी थी भाई? क्या चीज लिखी थी हमने स्टार्टिंग में? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, उसके बाद हमने राउल्ट्स लॉ लिखा था। तो ये राउल्ट्स लॉ क्या बताता है? क्या बताता है राउल्ट्स लॉ? उसके बारे में जरा बात करते हैं, ठीक है। सो राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ क्या बताता है ये हमें? राउल्ट्स लॉ देखो कि कितना प्रेशर अप्लाई किया जाएगा, ठीक है, प्रेशर अप्लाइड बाय सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन, किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है उसके मोल फ्रैक्शन पे। ये तो सुना सुना सा लग रहा है ना? मोल फ्रैक्शन और प्रेशर वाली बात तो मैम सुनी सुनी सी लग रही है, पिछले क्लास में भी हमने ऐसा कुछ पढ़ लिया था, आज हम फिर वही पढ़ रहे हैं। तो पिछली क्लास में आपने हेनरीज लॉ के बारे में जाना था, यहाँ पे आप राउल्ट्स लॉ के बारे में जानोगे और हम ये देखेंगे कि कैसे ये एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। ओके, समझ में आ गया? सो राउल्ट्स लॉ क्या होता है? प्रेशर अप्लाइड बाय pressure applied by solute and solvent, pressure applied by solute and solvent in a solution, pressure applied by solute and solvent in a solution is directly proportional to its mole fraction, is directly proportional, is directly proportional to its मोल फ्रैक्शन। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये? मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ में आ गया? क्लियर है? यानी कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X और X यहाँ पे क्या है? P इज प्रेशर वेयर X इज द मोल फ्रैक्शन। क्या है? X यहाँ पे हमारा मोल फ्रैक्शन है। अब हम जो कह रहे थे ना कि हेनरी लॉ एंड राउल्ट्स लॉ, क्या है? क्या है ये? सो क्या हो जाएगा यहाँ पे? राउल्ट्स लॉ इज द स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, ठीक है। राउल्ट्स लॉ जो है वो क्या है? स्पेशल केस है हेनरी लॉ का। तो यहाँ पे हम ये चीज मेंशन करेंगे, पता है एमसीक्यू में पूछ लिया जाएगा आपसे, ठीक है। सो स्टार बनाएंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे राउल्ट्स लॉ इज द स्पेशल केस ऑफ Raoult's law is the special case of Henry's law, ठीक। Raoult's law जो है वो स्पेशल केस है किसका? हेनरीज लॉ का, ठीक। अब Raoult's law में हम किसके बारे में बात करते हैं? हेनरीज लॉ में हम किसके बारे में बात करते हैं? ठीक है, क्योंकि दोनों चीजें हमने देखी, यहाँ तक डेफिनेशन तो ऑलमोस्ट सेम है, ये तो हमने हेनरी लॉ में भी पढ़ा था, ये हम Raoult's लॉ में भी पढ़ रहे हैं। तो जब दोनों चीजें सेम ही है तो हम बार बार एक ही चीज को अलग अलग नाम से क्यों पढ़ रहे हैं? दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। अब उसके बारे में हम जानते हैं। तो देखो हेनरी जो है, ठीक है, जो हेनरी है वो किसके बारे में बताता है? सोचो जरा, क्या पढ़ा था हमने? हेनरी जो है वो हमें किसके बारे में बताता है? सिर्फ और सिर्फ गैसियस के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? सिर्फ और सिर्फ गैसियस के बारे में बताता है, गैसियस के प्रेशर के बारे में बताता है। लास्ट टाइम हमने देखा था ना कि हमने एक चेंबर लिया, उसमें हमने गैस फिल कर दिया, पिस्टन हम उसके ऊपर लगा रहे हैं, वेट बढ़ा रहे हैं, तो जैसे 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 वेट बढ़ेगा उस पे, तो गैस की जो सॉल्युबिलिटी है इन अ लिक्विड वो इंक्रीज होती है व्हाइल इंक्रीजिंग द प्रेशर। तो यही तो हमें हेनरी ने बताया था।
बट इन केस ऑफ राउल्ट्स लॉ यहाँ पे हम कहीं गैस के बारे में बात ही नहीं करते, यहाँ पे हम किसके बारे में बात करते हैं, यहाँ पे हम वोलेटाइल लिक्विड के बारे में बात करते हैं कि एक्चुअल में वो लिक्विड कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है, कितना वेपर बना रहा है और वो वेपर कितना अपने ही लिक्विड पे प्रेशर अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो एक गैस के बारे में बात करता है कि गैस किस तरीके से प्रेशर अप्लाई करती है, और एक वोलेटाइल लिक्विड के बारे में बात करता है। ठीक है, तो राउल्ट्स लॉ में आ जाता है वोलेटाइल लिक्विड एंड हेनरीज लॉ में आ जाता है गैसियस के बारे में, ओनली फॉर गैसियस। ये किसके बारे में बताता है हमको, सिर्फ और सिर्फ गैस के बारे में बताता है, ओनली फॉर गैसियस। और यहाँ पे हेनरी कांस्टेंट क्या है, KH, यहाँ पे हम KH टर्म का इस्तेमाल करते हैं। बट इन केस ऑफ राउल्ट्स लॉ, बट इन केस ऑफ राउल्ट्स लॉ क्या होता है, राउल्ट्स लॉ के केस में ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है, एप्लीकेबल फॉर वोलेटाइल लिक्विड, एप्लीकेबल फॉर वोलेटाइल लिक्विड, जहां पे हम P0A एंड P0B के बारे में बात करते हैं। ठीक है, और अगर प्योर नहीं है तो सिर्फ PA और PB के बारे में बात करेंगे। समझ में आ गया? क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? देखो मान लो हमारे पास सॉल्यूट है, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, PA, दैट मींस इट इज नॉट प्योर, है ना। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन, इसका क्या मतलब है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कितना पार्शियल प्रेशर है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय PA। अब इसका फॉर्मूला देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट। सो कैसे कैलकुलेट करेंगे, PA इज इक्वल टू P0A और XA, P0A XA, ये फॉर्मूला है। X क्या बताता है बेटा हमको, क्या बता रहा है यहाँ पे, X बताता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, क्या बताता है हमको, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अच्छा एक चीज और आपको ध्यान देनी चाहिए, स्टार्टिंग से ना हमने क्या किया है, कंपोनेंट A, कंपोनेंट B, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, इन सब के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमेशा सॉल्यूट को A से रिप्रेजेंट किया गया है, या फिर अगर आप नंबरिंग में करना चाहो तो 1 से रिप्रेजेंट करो। ठीक है, और बात अगर हम करते हैं सॉल्वेंट के बारे में तो उसको या तो B से रिप्रेजेंट करो या तो 2 से रिप्रेजेंट करो, बट एक रिप्रेजेंटेशन फिक्स होना चाहिए। ठीक है, जिस तरीके से आपकी NCERT की बुक में दे रखा है आप उस तरीके को फॉलो कर सकते हैं, ताकि जो टीचर आपकी कॉपी चेक करेंगे उनके लिए भी आसानी हो, है ना, और आपको अलग से लिखना ना पड़े कि हमने सॉल्यूट को ये कंसीडर किया है और सॉल्वेंट को हमने ये कंसीडर किया है। क्या क्लियर है इतनी बातें मेरी? यस, क्या इतनी बातें मेरी क्लियर है? तो देखो ये हमने सॉल्यूट के केस के लिए फाइंड आउट कर दिया, बट ऐसा सॉल्वेंट के केस में भी तो हो सकता है ना, ऐसा सॉल्वेंट के केस में भी तो हो सकता है। तो वहां पे हम क्या करेंगे, सेम ही तरीका है। अगर जो हमारे पास सॉल्वेंट होगा तो वो किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, वो PB से रिप्रेजेंट किया जाएगा, एंड फॉर्मूला क्या बनेगा, PB इज इक्वल टू P0B XB। ठीक है, PB इज इक्वल टू P0B XB, मतलब अब ये सब क्या है देखो, XB का मतलब मैंने आपको बता दिया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ B है तो सॉल्वेंट हो जाएगा, A है तो सॉल्यूट हो जाएगा। सो मोल फ्रैक्शन, ये है हमारा यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और P0 भी तो देखो आपको पता ही है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और PB क्या है, PB क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर। ठीक है, या फिर हम यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, नहीं सॉल्वेंट के बारे में, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, और पार्शियल वेपर प्रेशर बोल दो, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। क्या इतनी चीजें क्लियर हैं?
अब देखो पार्शियल पार्शियल की हमने बहुत बात कर ली, अगर क्वेश्चन टोटल वेपर प्रेशर निकालने का आ जाए तो क्या करेंगे? यस, ऐसा भी तो आ सकता है कि टोटल वेपर प्रेशर निकालो। सो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज द सम ऑफ द ऑल पार्शियल प्रेशर। यस, टोटल वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर यानी कि PA प्लस PB। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या क्या बनेगा? P solution इज इक्वल टू PA प्लस PB। अब देखो हमें PA और PB का फॉर्मूला भी पता है ना? हमें PA और PB का फॉर्मूला भी पता है, तो P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B एक्स बी, ये हमारा हो जाएगा टोटल प्रेशर अप्लाइड बाय अ सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा ये? टोटल प्रेशर अप्लाइड बाय अ सॉल्यूशन। क्या इतनी चीजें क्लियर है? यस, समझ में आ रहा है? अब फटाफट से ना हम इसका ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है? चलिए ग्राफ देखें, ग्राफ क्या है? चलो ग्राफ के बारे में अब जरा हम इसके बात कर लेते हैं। तो हमारे पास सॉल्यूट भी है, हमारे पास सॉल्वेंट भी है। फ्रेम को हम कैसा रखें? ब्लैक? चलो ब्लैक ही रहने देते हैं। एक साइड हम ले लेते हैं सॉल्यूट और एक साइड हम ले लेते हैं सॉल्वेंट, क्योंकि दोनों ही चीजें हैं हमारे पास। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने ले लिया है सॉल्यूट, ठीक है, और यहाँ पे हमने ले लिया सॉल्वेंट। प्योर सॉल्यूट का जो वेपर प्रेशर होता है वो होता है P नॉट ए। तो मान के चलते इसका जो कहीं जो वेपर प्रेशर बन रहा होगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा? P नॉट ए। ऐसे ही प्योर सॉल्वेंट के बारे में बात करें तो इसका भी वेपर प्रेशर बनेगा, तो ये बन गया हमारा P नॉट बी। ठीक, एक साइड सॉल्यूट है एक साइड सॉल्वेंट है। अब सोल्यूशन कैसे बनता है सोचो जरा। स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था सोल्यूशन कैसे बनता है। सोल्यूशन बनाने के लिए हमारे पास सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होना चाहिए, है ना? एंड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है इज इक्वल टू 100%। ठीक है, अगर एक की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो दूसरे की क्वांटिटी हमें अपने आप ही कम करनी होगी। ठीक है, दूसरे की क्वांटिटी क्या हो जाएगी? अपने आप ही कम हो जाएगी, क्योंकि ओवरऑल जो हमारे पास सोल्यूशन है वो कितने परसेंट का है? ओवरऑल जो हमारे पास सोल्यूशन है बेटा वो 100% का है, उससे ज्यादा नहीं होता है। वैल्यूज में अगर हम बात करें तो लेट्स सपोज कि सॉल्यूट को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? ए से रिप्रेजेंट किया था। यहाँ पे हम मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। एंड मोल फ्रैक्शन कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होता है। तो मान लो कि यहाँ पे मोल फ्रैक्शन जो है सॉल्यूट का वो कितना है? 1 है। अब अगर मोल फ्रैक्शन कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता तो सॉल्यूट का ही 1 है, तो सॉल्वेंट का कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब जैसे 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 सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, ठीक है, सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन है वो कम होता जाएगा, वैसे वैसे सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बढ़ता चला जाएगा। तो मान लो यहाँ पे x है हमारा 0.8, तो ये एक्स बी कितना हो जाएगा? 0.2। ठीक है, फिर यहाँ पे एक्स ए जो है वो 0.6, एक्स बी जो है वो 0.4, फिर एक्स ए हमारा 0.4, एक्स बी हमारा 0.6, एक्स ए हमारा 0.2 और एक्स बी हमारा 0.8, और यहाँ पॉइंट पे आते आते क्या हो जाएगा? एक्स ए हमारा 0 और एक्स बी हमारा 1। इस तरीके से तो हम ये देख पा रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ अगर मैं सॉल्यूट के बारे में बात करूं तो टाइम के साथ मोल फ्रैक्शन जो है सॉल्यूट का क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। मोल फ्रैक्शन जो है बेटा वो यहाँ पे क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन क्या हो गया? डिक्रीज हो गया सॉल्यूट का। बट सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन में कैसा दिख रहा है हमको? हमें तो दिख रहा है भाई सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन है ना वो बढ़ रहा है। ठीक है, सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ गया। ठीक है, तो एक था हमारा सॉल्यूट के लिए और एक था हमारा सॉल्वेंट के लिए। ठीक, क्या निकाला हमने? वेपर प्रेशर। तो P1 और ये हमारा है
P2 या फिर PA और PB, ये लिख लेते हैं, हमने ऐसे ही लिखा है ना अभी तक, PA और PB। और जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सम ऑफ PA एंड PB, यानी कि टोटल सोल्यूशन इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, टोटल सोल्यूशन इज इक्वल टू PA प्लस PB। एंड नाउ यू नो द फॉर्मूला कि टोटल सोल्यूशन इज इक्वल टू P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। ठीक है, समझ में आया? क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? तो इस तरीके से हम ग्राफ बनाएंगे, इसको फटाफट से देखिए और अपनी नोटबुक में आपको इसको नोट डाउन करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? और ये भी याद रखना कि ये जितने भी हमने चीजें पढ़ी हैं वो सबके सब वॉलेटाइल सॉल्यूट की वजह से हुआ है, जो कि सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व है। ठीक है, अगर नॉन वॉलेटाइल ले लेते हैं हम तो उसकी कहानी फिर बदल जाएगी। ओके, समझ में आ गया है? चलिए, तो इसके बाद अब हम बात करते हैं किसके बारे में, बात करें बताओ, कि जो राउल्ट्स लॉ है, ठीक है, जो राउल्ट्स लॉ का वेपर प्रेशर है वो आखिरकार किस किस चीजों पे डिपेंड करता है। सो राउल्ट्स लॉ वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड्स करेगा भाई, राउल्ट्स ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन, राउल्स ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन, सबसे पहला ये किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। क्लियर है? सबसे पहले ये किस पे डिपेंड करता है, तो सबसे पहले ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है, वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। एज टेम्परेचर इंक्रीज वेपर प्रेशर इंक्रीज, as temperature increase vapor pressure increase, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। अब जरा हम नेचर के बारे में बात करें। सेकेंड चीज क्या है यहाँ पे, तो सेकेंड चीज है यहाँ पे बेटा नेचर। किसके नेचर के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, सॉल्यूट सॉल्वेंट के नेचर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, किसके बारे में बात करते हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट के नेचर की वजह से इनका इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन कैसा होगा और इनका वेपर प्रेशर कैसा होगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, हम सॉल्यूट सॉल्यूट के रिलेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक, हम सॉल्यूट सॉल्यूट के रिलेशन के बारे में बात करते हैं। तो अगर जो सॉल्यूट सॉल्यूट का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है, ठीक है, देखो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर इसका हाई है तो सोचो क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स बिल्कुल एक दूसरे को ऐसा कंप्लीटली ऐसा टाइट होल्ड करके रखेंगे, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। सो वेपर प्रेशर जो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही कम हो जाए, है ना, अगर इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही डिक्रीज हो जाए, मतलब पार्टिकल्स कोई मतलब ही नहीं है, पार्टिकल्स को अट्रैक्शन ही नहीं है दूसरे पार्टिकल से, तो इन दैट केस ये जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये तो फ्री बैठे हैं, इनको किसी ने बांध के नहीं रखा है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, जल्दी फ्री हो जाएंगे, तो वेपर प्रेशर इन दैट केस विल इंक्रीज। तो वेपर प्रेशर इंक्रीज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, दूसरा अब हम बात कर लेते हैं सॉल्यूट सॉल्यूट के बारे में, समझ में आ गया। सॉल्यूट सॉल्वेंट की क्या कहानी है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब देखो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिल गए, ठीक है, मिले कि नहीं मिले, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिले, अगर जो इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है, सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर जो इनका हाई है, तो वेपर प्रेशर अगेन डिक्रीज हो जाएगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। और अगर जो इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, कम है, तो इजीली इवेपोरेट हो जाएगा, तो वेपर प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक, अब हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्शन देखते हैं, सॉल्वेंट सॉल्वेंट,
ठीक है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो वेपर कम, और अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो मतलब वेपर ज्यादा। ठीक, सेम ही कहानी है भाई। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर जो ज्यादा है, ठीक, तो प्रेशर हमें बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, वेपर प्रेशर में जल्दी कन्वर्ट भी नहीं हो जाएगा, तो वीपी जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ये कम है तो बॉइलिंग पॉइंट इसका बढ़िया से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना, बढ़िया तरीके से बढ़ जाएगा। सो दे आर वॉलेटाइल सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये जो कहानियां थी, है ना, ये जितनी भी चीजें हमने पढ़ी किसके लिए थी, वॉलेटाइल सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के लिए थी। तो दे आर वॉलेटाइल सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दे आर volatile solute and solvent, they are volatile solute and solvent। ये क्या है, volatile solute and solvent के बारे में हमने ये सारी की सारी चीजें जानी। ठीक, अब नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि जब हमारे पास सिर्फ एक ही कंपाउंड जो है, एक ही कंपोनेंट वॉलेटाइल होगा, तब क्या केस होने वाला है, सिर्फ एक ही कंपोनेंट वॉलेटाइल होगा। अभी क्या था, अभी दोनों के दोनों कंपोनेंट हमारे पास वॉलेटाइल नेचर के थे। अगर एक ही कंपोनेंट वॉलेटाइल नेचर का होगा तब उस चीज को हम किस तरीके से टैकल करेंगे, विल डू इन नेक्स्ट क्लास। तो आई होप कि आज की क्लास में हमने जितना भी पढ़ा, देखो सारी की सारी हमने पढ़ाई की, बातें तो हमने बिल्कुल भी नहीं की, है ना, तो देखो बिल्कुल अच्छी खासी क्लास हुई है आज हमारी, ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमने भर भर के पढ़ाई की है 40 मिनट। तो आपका भी फोकस ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल आपको ढंग से ध्यान से पढ़ना है, अपने नोट्स बनाने हैं। जहां पे चीजें आपको समझ में नहीं आती है तो कमेंट करके पूछ लेना है, हमारी तरफ से आपको आंसर मिल जाएगा, रिप्लाई मिलेगा। ओके, हो सकता है कि थोड़ा सा लेट हो जाए, पर थोड़ा सा आप वेट कर सकते हो, यस और नो। चलिए, तो बाकी रेडी रहिएगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए, बहुत जल्दी अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर भी आ जाएगा, बट प्लीज आप इसके नोट साथ ही साथ बना लीजिए ताकि लास्ट टाइम पे आपको ऐसा बर्डन ना हो और सिर्फ आप तब छापे नहीं। अभी क्या होता है कि आप पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, फिर अपने वर्ड्स में भी लिखते जाओगे, तो दैट इज बेनिफिशियल फॉर यू, है ना। लास्ट में क्या होता है कि जल्दी से कहीं से भी नोट्स मिल जाए, दैट विल नॉट बेनिफिट, ठीक है, वो आपको बेनिफिट नहीं देगा। तो बाकी का डिस्कशन विल डू इन नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।